नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे आज जेएनएम प्रवेश परीक्षा को लेकर, उसके जो सब्जेक्ट हैं साइंस को लेकर, उसके जो 60 प्रश्न आते हैं उन्हीं 60 प्रश्नों को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो हमेशा होती है वो पॉजिटिव होती है। क्लियर, आप समझ गए। ध्यान रखिए कि उत्तल लेंस जो आपका होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा जो है पॉजिटिव होती है। प्रश्न संख्या 2 को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो देखेंगे कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे। तो जो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी रखता हो उत्तल लेंस, उसी का हम उपयोग करेंगे। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो जो मोटर गाड़ी का चालक होता है उसके सामने जो लगा रहता है वो कौन सा लगा रहता है दर्पण, तो वो आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर से 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितनी तेज़ी से दिखेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी दो गुनी गति से वो दिखेगा। जो उसकी गति होगी वो 2 गुनी दिखेगी, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दिखेगा। अगर यहाँ 4 होगी तो 8 दिखेगी, यानी 2 गुनी की स्पीड से वो यहाँ पर दिखेगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष। अगर आपके नेत्र की जो नेत्र लेंस जो आपका है उसकी फोकस दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो आँख में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा दीर्घ दृष्टि। जब अगर बढ़ा देंगे तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। बढ़ने से दीर्घ आप रिलेट कर लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से छठा प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर छठा प्रश्न मिलेगा आपको कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस को क्या कहते हैं। यहाँ पर तोड़कर आप देखना है, दूरदृष्टि दोष है उस व्यक्ति को, तो उसे कौन सा लेंस चाहिए। तो यहाँ कौन सा लेंस चाहिए, तो उसे उत्तल लेंस चाहिए। दूरदृष्टि दोष वाले को मतलब होता है कि उसे नज़दीक का नहीं दिख रहा है। सातवां क्वेश्चन आप देखिए, विद्युत आवेश की इकाई जो होती है, जो विद्युत आवेश है उसकी इकाई आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये कूलाम होती है, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन और ऋण यानी पॉजिटिव और निगेटिव आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने जो है किया था उनका क्या है, तो ये धन यानी पॉजिटिव और निगेटिव आवेश होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पर हैं। जो इनका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, वो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया और इस ऑप्शन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी संख्या कितनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये मानक डायरेक्टली आप याद भी रखते हैं, 6.25 × 10⁻18 रहता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट है और 100 वाट अंकित है, तो इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करने पर तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो पावर का इसमें लगेगा और आप देख सकते हैं कि पावर इसमें निकालना है। तो इसका जो आंसर आप निकालेंगे, निकाल के आप देखिएगा कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय किसी वस्तु में आवेशित करने की प्रक्रिया या इसी तरीके से जो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो ये इसका जो प्रिंसिपल है विद्युत जनित्र का वो क्या रहेगा, तो इसका ऑप्शन सही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो ये आप देख सकते हैं क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा, विद्युत अब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो अब बढ़ता चला जाता है। प्रतिक्रिया अब यहाँ पर देखना है कि PbO प्लस सी और इज जो है गिव्स Pb प्लस कार्बन ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर जो है प्रक्रिया में आप देखेंगे जो ऑप्शन है यानी कार्बन एक अवकारक है। निम्न धातुओं में कौन सा NaOH के विलयन से H2 गैस देता है। तो यहाँ किसके साथ करेंगे कि H2 गैस जो है बाहर निकले, तो यहाँ H2 गैस जो बाहर निकलेगी उसमें ऑप्शन एल्युमिनियम आएगा Al। यदि विलयन का pH मान जो है 13 है तो इसका अर्थ क्या रहेगा, तो वो प्रबल भास्मिक है। जो अगर 13 है तो वो प्रबल भास्मिक रहेगा। यदि हम साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप पर जो फास्फोरस रहेगी वो P4 के रूप में रहती है। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसमें वो P4 के रूप में आपको मिलती है। पीतल में रहता, पीतल किससे किससे मिलकर बनता है, तो उसे आप देख सकते हैं जो पीतल बनता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। आप याद रखिए ये धनात्मक होती है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय अशुद्धि होगी उसे किससे दूर करेंगे, तो चुंबकीय विधि के द्वारा ही इसे दूर किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, जो कार्बनिक तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन सी यानी कार्बन रहेगा। अक्रिय तत्व कौन से हैं, तो आप यहाँ पर कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो यहाँ जो अक्रिय है वो क्या है, हीलियम है, जिसका अणुसूत्र भी आप जानते हैं He। एल्कीन का आप यौगिक सामान्य सूत्र देख रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये एल्कीन यानी देख सकते हैं जिसमें दो डबल बॉन्ड होता है, उसे आप देखिए तो ये डबल बॉन्ड के लिए है। तो ये एल्कीन का हो गया, नीचे एल्केन का हो गया, और उसी तरीके से आगे का आप देख सकते हैं। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, एल्कोहल का उपयोग किया जाता है इसमें। ये एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी के जो है यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्रुप यहाँ पर रहेगा वो 7th A के तत्व कौन से होंगे, तो 7th A के तत्वों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ हाइलोजन कहलाते हैं, धातुओं में अभिक्रिया नहीं करते, तो यहाँ पर हाइलोजन्स जितने भी वो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हाइलोजन्स कहलाते हैं। यहाँ पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर, अगर आप बाएं से दाएं चलेंगे, जो आवर्त सारणी आप देखते हैं उसमें बाएं से दाएं की तरफ अगर चलेंगे तो आपको क्या लगेगा, आंसर सी आपको मिलेगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए नजर आएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है जो है वो आपका उत्पन्न होता है कार्बोज। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो उत्पन्न होता है। अंडाणु निषेचित होता है किससे, तो यहाँ पर आप सी देख सकते हैं, वो फेलोपियन नलिका से जो है होता है। ऑप्शन इसका जो रहेगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। श्वसन की क्रिया होती है एक तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वसन की क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, और जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये श्वसन की क्रिया होती है। एक स्वच्छ मनुष्य के प्रकुंचन और अनुशीतल दाब क्या होता है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसे क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 120 और 80 जो होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो जाता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एब्सिक्सिक अम्ल के द्वारा ही जो है ये मुरझाना, जो पादप पत्तियों का मुरझाना होता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। यहाँ पर कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग में किया जाता है, तो यहाँ पर इथाइलिन होता है। फल को पकाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो इथाइलिन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी है, आप सभी लोग जानते हैं 4 होती है, क्योंकि इसका जो क्रमांक होता है वो 6 होता है। इसको 2 और 4 में आप बांट सकते हैं, तो ये 4 इसके आउटर सेल में होता है वही, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क।
ऑप्शन ये सही रहेगा। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के कारण हैं? तो यहाँ पर किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समजात। यहाँ पर चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस, तो ये ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए वह अंग जिनकी उत्पत्ति और तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग। जैसा कि अभी उससे रिलेटेड ही इसके पहले वाला सवाल था। अगला है 37वां क्वेश्चन, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है यहाँ पर। तो जो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है तो वो बगीचा और खेत होते हैं। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो नवीनीकरण स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? तो डी है इनमें से सभी, चाहे वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो, अतिचारण हो, खनन हो, ये सभी पर रोक होनी चाहिए। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय वो कहलाते हैं। ऑप्शन इसका जो होगा वो सी ए सही होगा। अगला, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आप अमीटर से जानते हैं कि किसे नापा जाता है, जो करंट को यानी धारा को नापा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के उपकरण की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत मोटर, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी रहेगा, बहुखंडन के द्वारा। अब एक सवाल अभी दूरदृष्टि पर आपने पढ़ा था, अब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो यहाँ पर वहाँ दूरदृष्टि के लिए जो है उत्तल होता है, तो यहाँ पर अवतल होता है। तो आप समझ लीजिए ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एग्ज़ाम में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो पाए जाते हैं पुष्प में। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग है तो किस पौधे पर प्रयोग किया था, यानी जो मेंडल ने थे वो किस पौधे पर प्रयोग किया था उन्होंने? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, मटर पर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? जो है तो ये बहुदिशीय ऊर्जा में होता है। बहुदिशीय दिशा में ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सभी दिशाओं में, ज़्यादा से ज़्यादा दिशाओं में होता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो ये ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है इसे आप बताइए? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। जो वायुमंडल का जो है वो ऊपरी सतह है, वहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी जब लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं अवतल जो है लेंस का ये उपयोग किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप दो ही नियम आप सभी लोग जानते भी हैं, ये सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है, तो ये दो नियम इसके होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये अवतल जो दर्पण आपका होता है उसमें बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। दंत विशेषज्ञ यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। जैसा इससे रिलेटेड इससे पहले वाला भी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस जो है दर्पण का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब दिखता है, तो उसका ऑप्शन है समतल और उत्तल। मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर जो साइड में लगा होता है वो कौन सा लगा होता है? तो वो आप देख सकते हैं सी उत्तल जो है दर्पण लगा होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ
की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहते हैं इसे? तो ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये द्वारक कहलाता है, गोलीय दर्पण का जो है द्वारक कहा जाता है इसे। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर का एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं एफ और आर के बीच का जो संबंध है वो क्या संबंध है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है यानी एफ यानी फोकस बराबर आर बटे 2, यानी जो रेडियस होगी उसका बटे 2 कर देते हैं तो फोकस दूरी आपको मिल जाती, यही इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा आभासी तथा बराबर होती है। और अंतिम सवाल यहाँ पर आप देखेंगे सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार जो है प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखें सोलर कुकर में जब आप कोई चीज़ पकाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर बी मिलेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।